सबसे पहले यार ये तो यही तो तुम्हारी यूएसपी है कि तुम कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा ये वहाँ से कहीं से आ जाए मेरे पास कुछ। चलो हाँ। सो नमस्कार आप, आयुष्मान आपका बहुत बहुत मुबारक है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर आप नए तेवर के साथ आ चुका है। ये मतलब अपने वीडियो कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ सच बहुत करीब से दिखता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, इंस्टाग्राम के 10 साल पूरे हैं। आज के आयुष्मान 10 साल पहले के आयुष्मान से बात करें तो क्या बातें होंगी? तो बातें क्या होंगी? बातें यही होंगी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया जाए हमेशा, क्योंकि पहली फिल्म के बाद हमेशा जब पहली फिल्म सक्सेसफुल होती है आपको लगता है कि आप किसी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। सोना एक ही होता है, वो होती है स्क्रिप्ट। वही सबसे सुनहरी चीज़ होती है और वही सबसे ज़्यादा काम करती है। तो वही मैंने रियलाइज़ किया था आफ्टर पहली फिल्म के बाद, जब 3 फिल्में नहीं चली थी, तो यही रियलाइज़ हुआ था कि स्क्रिप्ट सबसे ऊपर रखनी चाहिए, खुद से ऊपर स्क्रिप्ट को रखना चाहिए, और वही मैं अब तक फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर स्टार कल्चर क्या है? स्टार कल्चर क्या है? ये सही, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आपने पूछा है। स्टार कल्चर ये है कि आप एक भरोसा देते हैं ऑडियंस को कि आपकी फ़िल्म अच्छी होगी। स्टार कल्चर ये होता है कि आप कुछ सालों तक एक क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, एक भरोसा दिलाते हैं लोगों की इस स्टार की पिक्चर अच्छी होगी। वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ फिल्मों तक अगर आप अच्छी फिल्म ना दें और वो फिर भी चल जाती हैं, ये स्टार कल्चर होता है, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है। आपको अच्छी फिल्म देनी ही पड़ेगी, अच्छी स्क्रिप्ट देनी ही पड़ेगी। तो स्टार को भी स्क्रिप्ट ही बनाती है, क्योंकि स्टार कोई कैसे बनेगा? अच्छी फिल्म के ज़रिए ही बनेगा, और उसी पे आपको खरा उतरना पड़ता है। हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए। अच्छी स्क्रिप्ट की परिभाषा हर 10 साल में या हर 5 साल को बदलती है जी। क्योंकि 10 साल पहले जब आई थी विकी डोनर, हाँ, तो या 2012 12 हाँ हाँ सॉरी हाँ 2004 में आपने रोडीज किया था या तो विकी डोनर 2012 में आई थी। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि विकी डोनर जैसी स्क्रिप्ट भी इतनी सक्सेसफुल होगी। तो आपका नज़रिया कैसे बदलता रहता है अच्छी स्क्रिप्ट को? अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो होता यही है कि एक आम इंसान उससे कितना रिलेट कर पाए, कुछ कितना उसे समझ पाए, उसकी ज़िंदगी से कितना करीब है वो कहानी, और जितनी वो करीब होती है उतना वो उस पर हंस सकता है, उसे रिएक्ट कर सकता है सिनेमा में जाकर। और हमेशा मैंने रिलेटेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट्स को ही चूज़ किया है मोस्टली। ऑफ कोर्स कई बार आप कोशिश करते हैं कि समाज में कुछ सुधार लाने के लिए आप स्क्रिप्ट्स करें, वो सबसे रिस्की होती हैं। जितनी भी LGBTQ कम्युनिटी की फिल्म मैंने की है वो हमेशा रिस्की रही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन जितना मेजॉरिटी को अपील करती हैं, चाहे बाला है या ड्रीम गर्ल है या विकी डोनर है, ये फिल्में जो है मेजॉरिटी को अपील करती हैं। तो ये फिल्में करना फिर भी आसान होती है, लेकिन रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। मेरा तो पूरा करियर रिस्क पे बना है, तो मैं आगे जाकर भी रिस्क लेता रहूँगा। लेकिन हाँ, बहरहाल कोशिश ये रहेगी कि एक मिडिल पाथ चूज़ किया जाए, जहाँ पर आप कुछ दे भी सकें, कह भी सकें समाज को, साथ में एंटरटेन भी किया जाए। इसी फील्ड को मतलब चुनना है, ये कब डिसाइड किया था? मतलब पैदा होते ही उस अस्पताल के मतलब क्रेडल में कि नहीं भाई आयुष्मान तो मतलब हीरो ही बनेगा, या आयुष्मान ने खुद जब थिएटर डेज में आने के बाद तब मतलब डिसाइड किया? ये बचपन से मुझे, जब मैं 5-6 साल का था तब से मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है, पर मैं बताता नहीं था अपने माँ बाप को। मुझे शर्म आती थी कि शायद, मतलब एक बार मैं दादी को बोल भी दिया था तो पड़ गई थी मुझे कि यार ये कैसे, मतलब एक्टर कौन बनता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे इतना छोटा है, इसको बस फिल्में कम दिखाया करो। माँ बाप को गालियाँ पड़ गई उस चक्कर में। लेकिन वो एक कीड़ा तो हमेशा से था। जो स्कूल में मैंने थिएटर भी किया, म्यूज़िक में ध्यान दिया, क्रिकेट टीम में भी था स्कूल की। तो को करिकुलर कैप्टन एक मेरे को स्कूल का एक दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल की होती हैं वो आप उसका ख्याल रखें, ध्यान दें। तो उसका कैप्टन था मैं। तो कॉलेज में जाकर ज़्यादा सीरियस हुआ जब थिएटर किया और मुझे बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स मिलने लगे, और उसके अलावा हम खुद स्क्रिप्ट्स लिखते थे, खुद मोन्टाजेस बनाते थे, म्यूज़िक भी खुद देते थे। तो वो एक बहुत ही एक होलसम एक्सरसाइज थी थिएटर।
तो मुझे लगा था मुझे करना है तो इसी में कुछ करना है, क्योंकि हमें हमें प्राइज़ भी मिल रहे थे, अवार्ड मिल रहे थे यूथ फेस्टिवल्स में, पूरे भारत में घूमते थे, तो लग रहा था कि इसी दिशा में जाना है। पर एक प्रॉमिस दिया गया था पापा को कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है। तो 3 साल कॉलेज में मैंने वन ऑफ द टॉपर्स में था, अटेंडेंस पूरी होती थी मेरी। तो ये एक वादा किया था पापा को कि मैं अगर थिएटर करूँगा तो ये करूँगा, तभी थिएटर करने को मिलेगा मुझे, ये एक शर्त रखी हुई थी। तो वो मेरे लिए काम की, मुझे ऐसा लगता है। और शायद मतलब यही मतलब तरीका भी था आपका कि आप सेल्फ क्रॉस चेक कर पा रहे थे कि यार मैं इस लायक तो हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मतलब ये फील्ड इतना अनसर्टेन है, हाँ। और कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं, तो वो एक तरीका था कि जो मतलब अवार्ड मिल रहे थे तो पढ़ाई में अच्छी कर पा रहे ये तरीका बहुत करेक्ट है, क्योंकि पता है क्या, वो आप अपने आप को भांप नहीं सकते। अगर आपका सुबह उठकर मन किया कि एक्टर बनना चाहते हो और बॉम्बे आ जाए, आपको लगता है कि आप एक्टर हो पर शायद आप एक्टर नहीं हो, तो ये करेक्ट तरीका होता है कि अगर आप स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट करें, यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करें, इतने कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, आप उसमें थिएटर ग्रुप बनाएं, चाहे मोनो एक्टिंग करें, ये सब कुछ करें ताकि लोग आपको बताएं कि हाँ भाई तुम एक्टर हो। खुद से जानना अलग होता है, लोगों को बताना अलग होता है। खुद से जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को भी लगना चाहिए ना कि आप एक्टर हो। अब किसके लिए एक्टिंग कर रहे हो? तो कि एक्टर हर कोई अपने आप को समझता है, मुझे पता है, हर एक को बनना है। सबको लगता है कि वो तो आईआईटी क्रैक करेगा। हाँ बिल्कुल। पर आईआईटी फिर भी अलग है ना, क्योंकि वहाँ तो चलो एक पढ़ाई है, गणित है, इसमें गणित नहीं है, ये आर्ट है, तो आप नहीं बता सकते क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, और जब मतलब बॉम्बे जब आए थे तो जेब में कितने रुपए और दिल में कितना बड़ा हौसला लेकर? यार बॉम्बे जब मैं आया था पहली बार, तब मैं यूथ फेस्टिवल, एक कॉलेज फेस्टिवल जो होता है आईआईटी पवई का, मूड इंडिगो, 2002 या 3 में पहली बार आया था मैं। और तब अपना स्ट्रीट प्ले लेकर आए थे, अब डिबेट डेक्लेमेशंस कॉम्पिटिशन, 3-4 कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने हमारी टीम्स आई थी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से। तो वो पहली बार था मेरा बॉम्बे में। तो तब एक अलग ही उमंग थी और मुझे पता था कि मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं पे आऊँगा और यही मेरी कर्मभूमि बनने वाली है, ये तब सोच लिया था मैंने। लेकिन उसके बाद जब स्ट्रगल करने आया था तब मैं शायद हार्डली 2-3 महीने यहाँ पे था, क्योंकि मैं ऑडिशंस दे रहा था, अपने फ्रेंड के साथ रह रहा था केईएम हॉस्पिटल में। मेरा फ्रेंड डॉक्टर वहाँ से एमबीबीएस कर रहा था टाउन में, तो ऑडिशन क्लियर हो रहे थे मेरे। तो एक डेली सोप में मेरा ऑडिशन मेरे को सेलेक्ट भी कर लिया था, लेकिन रेडियो का भी क्लियर हो गया था। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि ये रेडियो करके देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ खुद लिख रहे हो, स्क्रिप्ट बना रहे हो, म्यूज़िक है, अपनी प्लेलिस्ट बनाओगे, मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग रेडियो से करते हैं। और रेडियो के लिए फिर मैं मायका अहमदाबाद चला गया 2 महीने, वहाँ से मुझे दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन जब मैं फिर से वापस आया एक्टर बनने के लिए, तब मैं एक एस्टैब्लिश्ड आरजे था, तो मैं अपनी जगह एक अफोर्ड कर सकता था, मेरे पास गाड़ी थी, मैंने ड्राइवर ले लिया था, तो आई वॉज अ सक्सेसफुल आरजे दैट टाइम। तो स्ट्रगल वो खुद ही कमाया था। तो स्ट्रगल थैंकफुली मेरी लाइफ में इतनी नहीं रही पैसों को लेकर, क्योंकि मैं ठीक ठाक फैमिली से हूँ, अच्छी खासी फैमिली से हूँ। उसके बाद मैंने कमाना अच्छा शुरू कर दिया था। ये था कि बचपन से ही मैंने अपने इस शौक़ को, अपने इस पैशन को बहुत समय दिया। जहाँ पर मतलब अपने टीनेज ईयर्स में लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं ज़्यादा, मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने पूरी शिद्दत के साथ इसमें मैंने मेहनत की है मैंने, तो उसका फल मुझे मिला है, वो मैं बोलूँगा। तो मैं इसे स्ट्रगल समझता नहीं हूँ। आई थिंक ये एक यात्रा है। अच्छा, और मतलब खुदा ना खास्ता अगर ये ड्रीम शायद मतलब उतना अचीव नहीं कर पाते या और लंबा स्ट्रगल चल रहा होता, तो कोई एक डेडलाइन भी आपने दिया होता खुद को कि यार नहीं मैं मतलब 2 साल तक दूंगा खुद को बॉम्बे में या 5 साल दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। यार मेरी तैयारी बहुत पक्की थी। हाँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं, मैं रिस्क मैंने करियर के साथ भी बहुत एक सोच समझ कर लिया है, स्ट्रैटेजिकल लिया है, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल आरजे था। और मैं आरजे होते हुए मैंने यूथ चैनल ज्वाइन किया था जब मैं एंकरिंग कर रहा था। और जब मेरे पास एंकरिंग से वक्त ही नहीं मिल रहा तो मैंने रेडियो छोड़ा था, नहीं तो मैं दोनों साथ में कर रहा था। तो वो शुरू से रहा है कि मैं आई शुड बी फाइनेंशियली सिक्योर, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके दिमाग में EMIs हैं, लोन्स हैं और आपको एक्टिंग करनी है, आप सीन पे अपने कैरेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। कि आर्टिस्ट एक बच्चे की तरह होता है कि आपको सब पूरी दुनिया की जितनी भी फिक्र और चिंता से दूर रहना है, तब जाकर आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। मेरे लिए ऐसा होता है, लेकिन कईयों के लिए उल्टा होता है कि जब तक मैं
पूरा अंधेरे में ना चले जाऊँ, जब तक मैं बर्बाद ना हो जाऊँ तब तक मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा, कर नहीं पाऊँगा। आई थिंक बहुत ही नेगेटिव स्पेस है वो, बहुत डार्क स्पेस है वो तरीका गलत है। आप खुद को बर्बाद कर दोगे इस चक्कर में। मेरे लिए ये है कि आर्टिस्ट के लिए खुश रहना ज़रूरी है। चाहे मतलब मुझे लगता है कि मेरा कहीं सोने वाला सीन भी है ना, तब भी मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि रात को 6-7 घंटा सोऊं, वो सोने वाले सीन के लिए भी मुझे नींद पूरी करनी है, नहीं तो आप वो भी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब ये आयुष्मान का ऑप्टिमिज्म कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो रियलिस्टिक तो है ही, जो उन्होंने खुद को फाइनेंशियली सिक्योर रखते हुए हाँ। और फिर ये मुकाम भी हासिल किया। जी, तो वो आयुष्मान आई थिंक मैं ज़्यादा रियलिस्ट हूँ। ऑप्टिमिस्ट अगर होता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक्टर में घुस जाता कि मेरे को पता है कि मैं कर दूंगा कुछ। मैं रियलिस्ट हूँ, तभी मैंने अपने आप को मैं तैयार होकर आया था। और बॉम्बे तैयारी की जो हाँ, मेरे से ज़्यादा मेरे पापा रियलिस्ट हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि जब तक तुम पढ़ाई में अच्छा नहीं करोगे तब तक तुम्हें थिएटर करने नहीं देंगे हम। तो सबसे रियलिस्ट वो हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप आर्टिस्ट हैं, आप कभी ऊपर उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको आपका कोर जो है वो हर चीज़ में सक्षम होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो और क्या। तो मतलब ये लाइन जो लोग कहते हैं कई बार इस फील्ड में खासकर जी, नहीं मेरा तो कोई प्लान भी था ही, हाँ, वो उसे कैसा बहुत डेंजरस है वो। मुझे लगता है आपके पास प्लान बी और सी होने चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो क्या करेंगे आप? मतलब ये बहुत ही एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं फिर, अगर आपके पास प्लान भी नहीं है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट के पास प्लान भी नहीं है तो वो बर्बाद हो सकता है। और ये तो वो है नहीं, ये लॉ नहीं है, ये कुछ आईआईटी की डिग्री नहीं है कि प्लान भी ना हो। तो वहाँ पे प्लान भी नहीं होना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है और मैं टॉप करके दिखाऊंगा, वो करेक्ट है। लेकिन अब अगर आप एक्टर हैं, आपके पास प्लान भी नहीं है, तो आई थिंक दैट्स वेरी डेंजरस। कोई भी आर्टिस्ट है, एक्टर या सिंगर, एनीथिंग। या अच्छा, और जैसे मतलब रोडीन से पहले भी आपने कुछ ऐसे रियलिटी शोज के मतलब दिए थे, उसमें आर्टिस्ट कि आपका ये सपना बचपन से, तो इंडियाज गॉट टैलेंट शायद मतलब उस टाइम पे शायद नहीं था। नहीं, बचपन से मेरा प्लान बचपन से था एक्टर बनने का। मुझे ये पता था कि मुझे कोई लॉन्च नहीं करने वाला, कि मुझे खुद ही रास्ता बनाना है। तो तभी मुझे इन रास्तों से गुजर कर एक्टर बनना था। तभी जर्नलिज्म किया, रेडियो किया, टेलीविज़न किया, लेकिन दिमाग में हमेशा एक्टर ही बनना था मुझे। क्योंकि मुझे पता 2 साल मैं दिल्ली में था, तो पापा ने बोला कि हो गया तुम्हारा, बॉम्बे चले जाओ, नहीं तो यहीं पड़े रहोगे तुम। तो फिर दिल्ली छोड़कर बॉम्बे आया। फिर जब टेलीविज़न कर रहा था तब उस दौरान काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई थी। जब मैं एक्टर्स को इंटरव्यू कर रहा था तब उनकी गलतियों से सीखना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पहली फिल्म गलत चूज़ कर लूँगा दूसरी फिल्म मुझे मिलेगी नहीं। क्योंकि आउटसाइडर के लिए होता है कि अगर आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, पहला किसी तरह मिल गया बहुत बड़ी बात है। तो मतलब विकी से पहले मैं अगर कहूँ या मतलब ऐसी कौन सी फिल्में थे जिनके आप एकदम काफ़ी करीब पहुँच चुके थे ऑडिशन के थ्रू? हाँ, मतलब लेकिन फिर किसी मतलब ये सवाल बहुत ही कमाल का पूछा जो किसी ने आज तक नहीं पूछा एक्चुअली। 3 थे भाई, एक फिल्म थी, हाँ, उसमें मुझे ऑडिशन किया गया था। भंसाली जी के प्रोडक्शन, ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा राकेश उनके प्रोडक्शन की थी, और मृग ने बनाई थी, मृगदीप लामा ने, उनकी पहली फिल्म। उसके लिए ऑडिशन बहुत अच्छा गया था मेरा। तो आई थिंक वो रोल फिर किया था श्रेयस तलपड़े उस रोल के लिए। फिर एक फिल्म थी आई हेट लव स्टोरीज़, उसमें के साथ जी, उसमें एक सेकंड लीड था, वो उसमें मुझे सेलेक्ट किया गया था। तो वो उसमें मैं भी थोड़ा सा असमंजस में था कि मुझे करनी है नहीं करनी है। मुझे तो पुनीत मल्होत्रा ने तब बोला था कि यार तुम लीड के लिए ट्राई करो। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि मैं सिर्फ ऑडिशन दे रहा था, कोई ऑडिशन आ रहा मैं दे रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑडिशन देने की। मतलब एक्टिंग एक हैबिट है, अगर वो आदत छूट जाती है ना तो आपको फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हैबिट, कोई भी आर्ट फॉर्म हैबिट है, आपके लिए भी हैबिट है। अगर आप 2 महीने बाद इंटरव्यू लोगे ना, आपको लगेगा यार मैं क्या पूछूं क्या, हाँ, तो ये आदत है। तो आदत हमेशा उसको ना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑडिशन हर तरह के देता था। 3rd लीड है, मैं करूँ ना करूँ, मुझे ऑडिशन देना है। तो अब वो कौन सा था डेली शो जिसमें हो गया था? आई थिंक वो पुलकित सम्राट ने किया था उस टाइम पे, अच्छा, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो बात ऊपर तक पहुंची नहीं थी। वो कास्टिंग डायरेक्टर को बोल दिया था कि मैं अब रेडियो कर रहा हूँ, मैं मायका अहमदाबाद आ गया हूँ, मैं अभी तो शायद दिल्ली चले जाऊँगा कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। तो वो आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सा शो था, क्योंकि या फिर कसौटी में से एक था शायद।
उन दोनों में से एक था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, पर वो बालाजी का शो था। और जैसे मतलब आप ऐसे मतलब और कौन से रहे प्रोजेक्ट, ठीक है, जो मतलब डेट्स की वजह से आप शायद नहीं ये कहना मुश्किल है यार, मतलब ये तो आप क्या बोलोगे, मतलब पता क्या, ये जो डेट्स की वजह से है ना, ये बहुत ही, आपको बताऊँ, कहने की बात होती है। अगर आपको सच में प्रोजेक्ट पसंद होता है ना, आप वो एडजस्ट कर लेते हैं डेट्स। वो डेट्स हमेशा एक एक्सक्यूज़ होता है, ये आपको भी पता होता है, हमें पता होता है, प्रोड्यूसर को भी पता होता है, पर वो मान जाते हैं, ठीक है डेट्स नहीं है तो ठीक है। अगर जिसका आपका मन करता है कि करना है मुझे, आप झक मार के वो डेट निकाल ही लेंगे, ऐसा होता है। नहीं, जैसे कई एक्टर ऐसे होते हैं कि उनको वन टाइम पे बस एक ही प्रोजेक्ट करना है या दो ही करना है। कई ऐसे होते हैं जो 4-5 एक साथ कर रहे हैं। मैं करता हूँ 3 फिल्में एक साथ। करेक्ट। देखो मेरी फिल्में ना का बजट 100 करोड़ नहीं होता, मेरी फिल्में मीडियम बजट की हैं, तो मुझे 3 फिल्में करनी पड़ती हैं साल में। या तो आपकी हो 100-200 करोड़ की बड़ी फिल्म 2 साल में एक बार आती है, वैसी फिल्में मेरी होती नहीं, मेरी बहुत रिलेटेबल फिल्में होती हैं, सिंपल सी फिल्में होती हैं जो आम आदमी जैसे पहचान सके, तो इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी फिल्मों को 100 दिन नहीं लगते शूट करने में, हम 45 दिन में ख़त्म कर देते हैं तो मेरे पास समय होता है, 3 फिल्में कर सकते हैं साल में। अच्छा, और जैसे आयुष्मान का मतलब ये भी तरीका रहा कभी मतलब जो सो कॉल्ड स्ट्रगल कहते हैं या जो आपकी जर्नी रही कि अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर आपको जज कर रहा है या आपको चढ़ाने के लिए तंज कस रहा है, जी। भले वो आपका करीबी ही है, जी। ठीक है, तो फिर आप उससे दूरी बना लेते हैं या नहीं, उसको फेस करते हैं? फेस करना ज़रूरी है। अगर आपके आसपास सिर्फ आपकी तारीफ़ करने वाले लोग हैं तो आप गलत संगत में हैं। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाए। मतलब मैं अगर अपनी फ़िल्म भी किसी को दिखाता हूँ तो बोलता हूँ कि क्या गलत है इसमें, अच्छा क्या है छोड़ दो। एडिट में मतलब ऑफकोर्स स्क्रीनिंग में तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते आप, मतलब अब तो निकल चुका है हाथ से। पहले दूसरे एडिट में दिखा दो, दोस्तों को दिखाओ और वो बोलेंगे, बिंदास बोलेंगे, या फिर आपकी जो कोर टीम है वो बिंदास बोलेंगे ये गलत है, इसमें ये ठीक हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, और वही करेक्ट एटीट्यूड है। नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप बस अपनी ही बबल में रहेंगे और सोचेंगे आप ही, आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, तो वो गलत है। जैसे कुछ एक आध एग्जांपल या कोई ऐसी फिल्म कि उसमें मतलब शायद उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे मतलब ऋतिक के साथ हुआ था उनके साथ कि वो जब जोधा अकबर की आप मतलब डबिंग कर रहे हैं अकबर, ठीक है, तो वो अपनी वॉइस में डब कर रहे हैं, तो करण मल्होत्रा उस टाइम पे असिस्टेंट थे आशुतोष के साथ, तो उन्होंने कहा कि ऋतिक मेरे ख्याल से आपको आवाज़ थोड़ी मॉड्यूलेट करनी, हाँ, क्यों मॉड्यूलेट करनी चाहिए। फिर वो अगले फिर मतलब शाम में वो बात उनके दिमाग में रह गई, बंदा सही रहा है कि अकबर है, वो अकबर की अथॉरिटी। फिर अगले दिन उन्होंने आवाज़ थोड़ी चेंज, फिर उसी में उन्होंने डब किया। शाहरुख खान साहब ने उन्होंने भी जैसे माय नेम इज़ खान के लिए तो वो बाकायदा ऐसे जूम गले को पकड़ के और तब आवाज़ ऐसा कुछ हुआ है, ड्रीम गर्ल में हुआ है। ड्रीम गर्ल में पहले क्या था कि जो मेरी लड़की वाली आवाज़ है वो किसी और वॉइस ओवर लड़की आर्टिस्ट से डब की गई थी। 4 लोगों ने ट्राई किया, 4 लड़कियों ने ट्राई किया कि लड़की वाली आवाज़ हम कैसे करेंगे। फिर राज सांडेला जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि यार तुम ही ट्राई करो। मैंने कहा मैं लड़की की आवाज़ कैसे, यार करो तो सही। तो एक एक लाइन, एक एक शब्द हम स्टूडियो में जाकर डब करते थे कि बिल्कुल लड़की की आवाज़ होनी चाहिए, और वो हमने किया और वो आवाज़ निकल गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक लाइन बोल सकते हैं, उसके बाद आप अपनी आवाज़ में आते हो, एक एक लाइन करके किया फिर हमने वो, तो वो इतना नेचुरल लगा कि जब हमने पहला एडिट देखा था किसी और की आवाज़ में, लग ही नहीं रहा था कि मेरी आवाज़ है, वो फील ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने खुद ही डब किया। सो ये आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि कई बार आपको दूसरा नज़रिया चाहिए होता है कि आप, हाँ, और ये दम लगा के एशिया में भी ऐसे हुआ था कि मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी पतली करनी थी उसमें। नहीं, उसमें तो आपने बाकायदा नेज़ल रखा, हाँ, जो उधर होते हैं पहाड़ी लोगों के, हाँ, नेज़ल वॉइस थी, पतली भी थी आवाज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा डिस्पिकेबल है, मतलब उससे घृणा हो जाती है आपको कि वो क्या क्या कर रहा है। मतलब वो उसकी जो वाइफ है पढ़ी लिखी है, उससे हर तरह से ज़्यादा गुणी है, सिक्योर है, हाँ सिक्योर है, और वो उसमें कुछ नहीं है, वो 10वीं फेल है, उसको कुछ नहीं उसको आता है, तो
उसके लिए मुझे लगा वर्नेबिलिटी अगर वो दिखाई जाए ना तो कैरेक्टर थोड़ा सा एंडियरिंग हो सकता है, नहीं तो वो विलन बन जाएगा वो। तो ये मेरा खुद का ही आइडिया था कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी ना वल्नरेबल कर दो, इसको थोड़ा बचकाना दिखाओ। अगर थोड़ा मर्दाना दिखाओगे तो शायद उससे और लोग घृणा करेंगे, लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो हाँ हाँ मतलब है लेकिन उसको पता नहीं है अपनी मासूमियत में है वो वेल शॉविनिस्ट। या जो भी फिल्में हैं आपकी, चाहे वो दम लगा के हाँ विकी है या अंधाधुन, तो वो सारी फ्रेंचाइजी के लायक है। वो पार्ट 2 पार्ट 3 आगे क्या होगा, इवन अंधाधुन तो खैर ऊपर एंड में छूटा हुआ है। हाँ वो फ्रेंचाइजी का कभी आइडिया आपके जहन में आता है, कभी बातचीत होती है? वो फ्रेंचाइज तभी होनी चाहिए अगर उसका जो मटेरियल है उतना ही सॉलिड है जितना पहली फिल्म का है, नहीं तो फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। आई थिंक शुजित सरकार ऐसे डायरेक्टर जो फ्रेंचाइज में बिलीव ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि मेरी हर एक फिल्म एक दूसरे से अलग हो, वो कुछ नया ट्राई करेंगे पर फ्रेंचाइज नहीं करेंगे। वो मुझे नहीं लगता वो ऐसे डायरेक्टर हैं। एंड श्रीराम राघवन भी ऐसे ही, उनको लगता है कि शायद अंधाधुन में जितनी भी हमने क्वर्क्स हैं या फिर एक आदमी जो अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है उससे क्या क्या किया जा सकता है वो निचोड़ चुके हैं। उससे आगे क्या करोगे? तो उसका मज़ा वही था कि वो अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है लेकिन लोगों को नहीं पता, लेकिन लोगों को पता है, फिर नहीं मतलब वो हो चुका है। उसके आगे क्या कर लोगे? तो अगर कुछ आइडिया उनके दिमाग में आता है तो हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक उसमें कुछ बचा है। वो तो सुजी से बोला तो है वो नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, मतलब गुलाबों से ताबू जब बन तो मतलब आप चूँकि जानते हैं ना, उसको पहचानते हैं ये कमर्शियल फिल्म का ट्रेंड क्या हो सकता है या ऑडियंस को क्या पसंद आ सकता है। तो जब गुलाबों बन रही थी तो वो मतलब उसे थोड़ा सा और मतलब कम डार्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा और फील गुड फिल्म बनाई जाए, उसको थोड़ा और किया जाए ऐसा। वो देखो सुजीत सरकार मेरे मेंटर है, पहली फिल्म उन्होंने दी है, वो जो भी मुझे बोलेंगे मैं करूँगा। वहाँ मैं नहीं देखूँगा कि क्या स्क्रिप्ट है, वो कितना कॉमर्स करेगी, मैं नहीं सोचूंगा। वो मुझे जो ऑफ़र करेंगे मैं आंख बंद करके कर लूँगा, क्योंकि वो मेरे मेंटर हैं। ये सब मापदंड जाते हैं बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए, जहाँ मैं अपना दिमाग लगाऊँ कि हाँ ये फिल्म कितना कर सकती है, इसका कमर्शियल वायबिलिटी कितनी है। वो मेरे मेंटर की फिल्म है, वो मेरे को पासिंग शॉट बोलेंगे उसके लिए भी दे दूँगा मैं, बिना किसी मतलब सवाल के। अभी मतलब एक तो अनेक है, एक्शन हीरो है, एंड 3 फिल्म डॉक्टर जी जी, और मतलब तीनों लगभग मतलब साथ साथ हो रही थी या 10-12। अनेक सबसे पहले हुई थी, हाँ, फॉलोड बाय डॉक्टर जी, और अब एक्शन हीरो हो गया। थोड़ा थोड़ा नहीं बताते हुए भी क्या बता सकते हैं? अनेक तो अभी ट्रेलर आ जाएगा 1 महीने के अंदर, तो आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे तो फ़ायदा नहीं बता के। डॉक्टर जी मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इंटरेस्टिंग फिल्म है क्या बोलूँ मैं मुझे पता है ये यहाँ पे बात आ ही जाएगी जब तुम सामने बैठे हो तो कोशिश हमेशा रहती है कुछ ऐसा निकल आए जो बाकी ना निकाल पाए हो पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन आप ऑलरेडी काफ़ी ऐसा पूछ चुके जो किसी ने नहीं पूछा, विच इज़ ग्रेट। पर वही आई थिंक जब फिल्म रिलीज़ होने वाली होगी तब उसके बारे में बातचीत करें तो बेहतर रहेगा। अनेक तो अभी आने वाली है तो फिर तभी हम वापस मिलने ही वाले हैं। पर एक्शन हीरो एक ऐसा जॉनर है जो मैंने कभी किया नहीं है। मैंने एक्शन कभी सोचा भी नहीं था मैं करूँगा। वो तो आप मेरा एक जोन था, मैंने कहा इसमें रहेंगे, और लेकिन जैसे स्क्रिप्ट आई मेरे पास उसमें कुछ सोशल मैसेज नहीं है, उसमें बस एक कुछ अलग है कि एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी है जो एक्शन की एक्टिंग करना जानता है, मतलब एक्शन करने की, पर असली में एक्शन नहीं कर पाता है। ये उसका एक वो है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डार्क कॉमेडी, मतलब जैसे कहते हैं थ्रिलर है साथ में, कॉमेडी से ज़्यादा डार्क थ्रिलर है, थ्रिलर। तो ये यहाँ तक ही बता पाऊँगा मैं। हाँ कितना मतलब शूट हो चुका है वैसे? मतलब अभी हमारा बॉम्बे का शेड्यूल शुरू होने वाला है 2 दिन के अंदर। लंदन शूट हो चुका है, बॉम्बे में 25 दिन शूट करना है हमने। जब हुआ था कोविड तो आपने कहा जी, तो वो फिर मतलब हालांकि डरावना भी होता है एक तरीके से, मन में आते हैं खैर कुछ मैंने एकदम मतलब उसको ऑन द फेस ही लिया उसको।
कोविड थैंकफुली मुझे ओमिक्रॉन हुआ और सिम्टम्स इतने नज़र नहीं आए, बॉडी एक थी बस, पर आपकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसकी वजह से मसल लूज़ हुआ था। तो जो मसल मैंने बनाया था एक्शन हीरो के लिए उसमें तब्दीली आई थी। तो पहले मैं सोच रहा था कि ज़्यादा जैसे ब्रॉड चंडीगढ़ रियाज की टाइप बॉडी होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँच गया था, पहुँचते पहुँचते फिर लीन हो गया था। सो बट इट वर्क्स, एक्शन के लिए वर्क करता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तभी रहती है अगर आप ज़्यादा लीन हो। तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा फिल्म के ऊपर, पर हाँ मेरा मसल लूज ज़रूर हुआ था। हाँ अच्छा, और जैसे मतलब हाइपोथेटिकल या कौन सी हिस्टोरिकल जॉनर की फिल्म या फिर किसी राजा महाराजा के ऊपर कोई या करना चाहेंगे आप कभी? हाँ। जी, और कौन सी बायोपिक करना चाहेंगे? हिस्टोरिकल आई थिंक मैं रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में अगर जाए तो मैं दोनों गांधी और बी आर अम्बेडकर के ऊपर फिल्म करना चाहता हूँ। दोनों बहुत ही अलग कैरेक्टर्स, और दोनों से कोई भी अगर बायोपिक बनती है या कुछ उनके ऊपर कुछ कहानी बनती है, आई वुड लव टू डू इट। क्योंकि मैं खुद भी, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक़ है, हिस्ट्री पढ़ने का, पर मैंने हिस्टोरिकल फिल्म अब तक नहीं की है, तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो। या और कोई बायोपिक? किशोर कुमार की बायोपिक करना चाहता हूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। बट क्योंकि मुझे नहीं लगता जितना मुझे किशोर कुमार के बारे में पता है उतना किसी और मेरे कंटेम्प्रेरी को पता होगा। ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि वो खुद भी सिंगर थे, एक्टर थे, तो एक मेरे लिए तो लेजेंड है वो, इमॉर्टल है। सो उनकी बायोपिक करना चाहूँगा। एक होता है एक्टर, एक होता है थिंकिंग एक्टर। आप हो गए जो थिंकिंग एक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जो मतलब जिन्हें पता है कि मतलब क्या वर्क हो सकता है, या मतलब मेरे ख्याल से कई बार मुझे ये लगता है कि नहीं, डायरेक्टर को आप ही दिल कर रहे हैं यार इसको ऐसे बोल रहे हैं, आइडिया कई बार। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरी जो डिस्कशंस डायरेक्टर के साथ होती हैं वो फिल्म शूट से पहले होती होंगी, लेकिन जब फिल्म सेट पे आते हैं तो मैं अपने को पूरा समर्पित कर देता हूँ कि आप जो बोले मैं करूँगा। ये तब स्क्रिप्टिंग के टाइम पे हो सकता है, लेकिन शायद मैं उस स्क्रिप्ट के साथ आगे जाता ही नहीं जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी 19 है या कुछ है मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डायरेक्टर को अपने हिसाब से मोल्ड करूँ या कुछ करूँ। हर एक का अपना विजन है, मैं उसका जाना चाहता हूँ, और चाहे वो नया डायरेक्टर है या वेटरन डायरेक्टर है, डजंट मैटर। और मतलब इन दिनों जैसे खास करके मतलब ऐसी फिल्में भी जो है बहुत अच्छा कर रही हैं, जो मतलब सो कॉल्ड जो है मोटिवेटेड फिल्म है, ठीक है, या अभी जो मतलब नेशन का मूड है उसके हिसाब से। हाँ, नाम ले लेना, नाम ले लेना, नाम ले लेना, मतलब बगैर नाम लिए। नहीं वो तो पता, मुझे पानी चाहिए सुदामा। हाँ वो बस मैं डिस्कशन पूछ रहा था, ठीक है, उसको बाद में। 10 साल एक लंबा मतलब ठीक ठाक पीरियड हो चुका होता है, मतलब एक तरीके से वो मतलब एनलाइटेंड कर चुका होता है। थैंक यू। उसके बावजूद ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ आपको सरप्राइज करती है? क्योंकि आप मतलब पूरी दुनिया देख चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड सिनेमा देख चुके हैं, सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो मतलब ऐसा कौन सा एस्पेक्ट या कौन सी किताब या कौन सी चीज़ें आपको सरप्राइज करती है, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मुझे सरप्राइज करता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत फिल्में देखते हैं तो आप अच्छे एक्टर बन जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है जितना आप ज़िंदगी जीते हैं उससे आपको ज़्यादा मटेरियल मिलता है, जितना आप लोगों को मिलते हैं। एक्टर का काम ज़्यादा ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन को अपने क्राफ्ट में ढालना है। नहीं तो हर कोई पढ़ा लिखा आदमी, और पिक्चरों सभी देखते हैं आजकल, OTT पे इतनी सारी फिल्में हैं, इंटरनेशनल फिल्में हर एक को अवेलेबल है, उससे आपके एक्टिंग पे या क्राफ्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप थोड़े अवेयर हो जाएंगे, लेकिन आपका जुड़ाव जो है ज़्यादा होना चाहिए ज़िंदगी के साथ। जब तक आप वो ज़िंदगी जिएंगे नहीं, जब तक आप उस ज़िंदगी को करीब से नहीं देखेंगे, तब तक आप वैसी फिल्म बना नहीं पाएंगे और वैसी एक्टिंग शायद कर नहीं पाएंगे। तो जितना आप ज़िंदगी जिएंगे उतना आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं, उतना ऑब्जर्वेशन के साथ काम कर सकते हैं। हाँ, सरप्राइज़ आपको वही ज़िंदगी करती है। मेरे लिए नॉन फिक्शन ज़्यादा इंटरेस्ट करता है मुझे फिक्शन से, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो कुछ देखने के लिए हैं। मैं इतनी फिल्में नहीं देखी हैं,
मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको वहाँ से मटेरियल मिलता है कि आप सोशली या फिर पॉलिटिकली कोई भी, अगर आप एक फ़िल्म उस पर बनाना चाहते हैं तो क्या बन सकती है, कि फ़िल्में जो बन चुकी हैं उसका आप क्या करोगे, आप वो उससे इंस्पायर होगे, क्या करोगे। रीमेक का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। तो जो रियल ज़िंदगी में जो हालात हैं, तभी मेरी सारी फ़िल्में उस पर डिपेंड करती हैं, उसी पे बनती हैं। सोशल इश्यूज़ पे क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है, अनेक भी उस पे है, डॉक्टर जी भी उस पे है। मतलब ये सब रियल लाइफ चीज़ों से इंस्पायर्ड है। तो मुझे हालात जो हैं वो इंस्पायर करते हैं, रादर देन कोई फिक्टिशियस बुक या फिर कोई फिल्म से।